इस वीडियो में जितने भी प्रश्न बच गया था इकाई 2 के, तो वो सारे प्रश्नों को उत्तर इस वीडियो में पूरा मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में पूरा इकाई 2 में जितने भी प्रश्न के उत्तर थे वो सब के सब कंप्लीट करा रहा हूँ। तो चलो, जितने भी चीज़ बचे हुए थे वो सारे के सारे इस वीडियो में आपको कंप्लीट कराते हैं। तो यहाँ पे सही जोड़ी मिलाओ एक बच गया था, इस सही जोड़ी मिलाओ को भी देख लेते हैं। ठीक है, तो जिन कारणों से स्थायी भाव उद्दीप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? उद्दीपन विभाव। तो यहाँ पे आपको लेना है, ख लेना है, उद्दीपन विभाव लेना है। ठीक है, इसके बाद है नायक नायिका मिलन। तो ये क्या होता है? नायक नायिका मिलन जो है वो श्रृंगार रस है। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ दिया है, श्रृंगार रस। तो यहाँ पे आपको लेना है श्रृंगार रस लेना है इसमें। हिंदी का सबसे अधिक लोकप्रिय महाकाव्य जो है वो है क्या है? रामचरितमानस। यहाँ पे सिर्फ एक ही महाकाव्य दिया है, सही जोड़ी मिला में रामचरितमानस, तो यही है इसका आंसर होगा। इसके बाद है रागात्मक कथा की प्रधानता वाला मुक्त। तो इसको आपको लेना है गेय मुक्त में लेना है। ठीक है, सांकेत जो है वो मैथिली शरण गुप्त का मतलब इसके रचयिता है। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं सत्यासत्य देख लेते हैं, क्योंकि सत्यासत्य भी मैंने छोड़ दिया था। ठीक है, तो सत्यासत्य में देखो, प्रबंध काव्य पर पूर्वापर संबंध नहीं होता है। ये सत्य है क्या? सत्य है, ये सत्य है। अस्थिर मनोविकारों को स्थायी भाव कहते हैं, ये असत्य है। विभाव अनुभाव एवं संचारी भाव के सहयोग से रस निष्पत्ति होती है, ये सत्य है। करुण रस की स्थायी भाव शोक है, ये भी सत्य है। अनुराग तड़ांग में भानु उदय में उपमा अलंकार है, ये असत्य है। रामचरितमानस का प्रमुख छंद चौपाई है, ये सत्य है। विभत्स रस की स्थायी भाव जुगुस्सा है, ये मतलब घृणा है, ये भी सत्य है। श्रृंगार रस की स्थायी भाव रति है, ये भी सत्य है। खंड काव्य मुक्त काव्य का एक भेद है, ये असत्य है। महाकाव्य प्रबंध काव्य का एक भेद है, ये भी सत्य है। ठीक है, अब चलो देखते हैं प्रश्नों के उत्तर। बाकी इससे मतलब कुछ प्रश्नों का उत्तर मैंने इससे पिछले वाले वीडियो में बना दिया। ठीक है, तो बाकी जो बचा है इसको इस वीडियो में मैं आपको पूरा कंप्लीट करा देता हूँ। तो चलो देखते हैं। तो 9वां प्रश्न से हमें देखना है, पाठ्य मुक्त काव्य से क्या आशा है, उदाहरण से समझाइए। और यहाँ पे गेय मुक्त काव्य की परिभाषा, तो दोनों को मैं साथ साथ दे रहा हूँ। ठीक है, और यही दोनों क्या है, अंतर में भी आपको 3 नंबर के प्रश्न में देखने को मिलेगा। तो मैं यहीं पे आपको ये प्रोवाइड करा रहा हूँ, अंतर में भी आप लोग इसको लिख सकते हो, और साथ ही साथ यहाँ पे मैंने यहाँ पे दोनों की परिभाषा भी दे रहा हूँ। तो चलो देखते हैं। तो यहाँ पे जो मुक्त काव्य है उसके 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, हाँ, मुक्त काव्य के प्रकार के अंतर्गत आता है। तो मुक्त काव्य के 2 प्रकार हैं, तो वही 2 प्रकार में एक है गेय मुक्त काव्य और एक है पाठ्य मुक्त काव्य। ठीक है, तो पहले हम लोग गेय मुक्त काव्य को देख लेते हैं। तो ऐसे मुक्त काव्य जो भाव प्रधान हो, जिनको सुर और लय के साथ गाया जा सके, गेय मुक्त काव्य कहलाते हैं। जैसा मतलब इसे एग्जाम्पल में लेना है। ठीक है, कई बार क्या होता है, एग्जाम्पल बताइए क्या है, तो जैसे को ही एग्जाम्पल कहते हैं। जैसे मीरा, कबीर, तुलसी आदि के पद। ठीक है, अब आते हैं पाठ्य मुक्त काव्य में आ जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे मुक्त जो विचार प्रधान होते हैं, जिनमें चिंतन या तर्क वितर्क की प्रधानता होती है, पाठ्य मुक्त कहलाते हैं। जैसे कि बिहारी, रहीम, कबीर, देव आदि के दोहे। ठीक है, तो इनके दोहे को कहा जाता है। तो ये क्या है, ये इनके एग्जाम्पल हैं। अब आगे देखते हैं, श्रृंगार रस देख लेते हैं। तो श्रृंगार रस की परिभाषा क्या होगा, और इसमें उदाहरण भी पूछा है। तो श्रृंगार रस की परिभाषा पहले देखते हैं। नायक और नायिका के मन में संस्कार रूप में स्थिर रति या प्रेम जब रस की अवस्था को पहुंचकर आस्वादन के योग्य हो जाता है, तो श्रृंगार रस कहलाता है। तो इसका हमें एक एग्जाम्पल भी लिखना है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, दुल्हन रघुनाथ बने दुल्ही सी सुंदर मंदिर माही। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल आपको याद करना है। कोई भी एग्जाम्पल आप अपने हिसाब से देख के याद कर लेना जो श्रृंगार रस का हो। ठीक है, जो सरल लगे। तो यहाँ पे मैंने आपको श्रृंगार रस का एग्जाम्पल भी दे दिया है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। इसके बाद देख लेते हैं वीर रस देखते हैं। तो वीर रस की परिभाषा पहले देखते हैं और इसके एग्जाम्पल भी बताना है। तो किसी कार्य को करने के लिए हृदय में जो उत्साह का भाव जागृत होता है उसे हम वीर रस कहते हैं। इसके एग्जाम्पल आप देख सकते हो। तो देखो इसके एग्जाम्पल है, मैं सत्य कहता हूँ, ठीक है, सखे सुकुमार मत जानो मुझे। ठीक है, तो ये वाला एग्जाम्पल आप देख सकते हो। तो ये इसके एग्जाम्पल है। चलो आगे देखते हैं, छंद किसे कहते हैं। तो छंद किसे कहते हैं, तो जिस रचना में मात्राओं और वर्णों की विशेष व्यवस्था तथा संगीतात्मक लय और गति की योजना रहती है, उसे हम छंद कहते हैं। छंद के जो अंग है वो कितने? 6 हैं। तो यहाँ पे 6 अंग है, वर्ण है, मात्रा है, पद है, यति है, तुक है और गण है। तो ये सब क्या है, इसके अंग है। यही इसके अंग मतलब प्रकार है यही। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, मात्रिक छंद की परिभाषा उदाहरण से ही समझाइए। तो मात्रिक छंद की हमें परिभाषा देखना है। तो जिन छंदों में मात्राओं की संख्या लघु गुरु यति गति के आधार पर पद रचना होती है, उसे मात्रिक छंद कहते हैं। ठीक है, तो मात्रिक, दूसरे शब्दों में इसे क्या कहते हैं, मात्राओं की गणना पर अधिक आधारित छंद मात्रिक छंद होता है। इसके एग्जाम्पल देखना है हमें। तो देखो इसके एग्जाम्पल ये रहा। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल आपको याद कर लेने हैं। चलो आगे देखते हैं, दोहा देखते हैं। तो दोहा की परिभाषा क्या है,
दोहा जो है यह अर्ध सममात्रिक छंद होता है। ये सोठा छंद के विपरीत होता है। इसमें पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती है और दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती है। इसके चरण के अंत में एक लघु होना जरूरी होता है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल में दिखाया गया है, तो ठीक है, ये देख लो एग्जाम्पल। तो इस तरह से यहाँ पे लघु गुरु भी लगा हुआ है। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल है। चलो आगे देखते हैं, चौपाई देखते हैं। चौपाई की परिभाषा क्या है? चौपाई की परिभाषा, यह एक मात्रिक छंद होता है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके हर चरण में 16 मात्राएं होती है। चरण के अंत में गुरु या लघु नहीं होता है, लेकिन 2 गुरु और 2 लघु हो सकते हैं। अंत में गुरु वर्ण होने से छंद में रोचकता आती है। जैसे कि यहाँ पे लगा हुआ है, देख लो नीचे में एग्जाम्पल है और वो बताया भी है कि लघु गुरु लगा के। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल भी मिल गया। अब आते हैं 3 नंबर के प्रश्न में। 3 नंबर के प्रश्न में पहला प्रश्न है, महाकाव्य एवं खंड काव्य में अंतर लिखिए। तो देखो, महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर आप देख सकते हो। इसमें जीवन का समग्र चित्रण या वर्णन होता है। तो इसमें जीवन के किसी एक अंश का वर्णन होता है खंड काव्य में। इसमें अनेक रसों का वर्णन होता है। इसमें मुख्यतः एक ही रस होते हैं। इसमें अनेक छंदों का प्रयोग होता है। इसमें एक ही छंद होते हैं। महाकाव्य रामचरितमानस और रचिता तुलसीदास है। खंड काव्य पंचवटी है। इसके रचिता मैथिली शरण गुप्त है। ठीक है, तो ये हैं। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। फिर अगला है मात्रिक छंद एवं वर्णिक छंद में अंतर। ठीक है, मात्रिक छंद एवं वर्णिक छंद में अंतर देख लेते हैं। तो देखो, वर्णिक छंद वर्णों की गणना पर आधारित होता है। ये पूरा परिभाषा के रूप में लिखना है। ठीक है, और मात्रिक जो छंद है वो मात्राओं की गणना पर आधारित होता है। वर्णिक छंद के प्रत्येक चरण में एक सा क्रम रहता है। मात्रिक छंद के प्रत्येक चरण में क्रम एक सा नहीं होता है। तो ये होता है वर्णिक छंद। ठीक है, चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। इसके बाद देख लेते हैं संचारी भाव एवं स्थायी भाव। ठीक है, तो संचारी भाव स्थायी भाव के देखो, तो देखो संचारी भाव की संख्या कितनी होती है? 33 होती है, लेकिन स्थायी भाव की संख्या 10 होती है। ये स्थायी भाव के अंग है और ये संचारी भाव के अंग नहीं है। इसके बाद यहाँ पे तीसरा में दिया हुआ है, एक रस में कई संचारी भाव होते हैं, एक रस में एक ही स्थायी भाव होते हैं। ये आते जाते रहते हैं। स्थायी भाव संचारित नहीं होते हैं। ये स्थायी भाव के जागरण में सहायक होते हैं। स्थायी भाव एवं संचारी भाव को नहीं जगाते हैं। तो ये इसका आंसर है। चलो आगे देखते हैं अंतिम प्रश्नों को। विभाव और अनुभाव में अंतर लिखिए। तो विभाव और अनुभाव क्या है? तो देखो, अनुभाव जो है आश्रय की बाहरी चेष्टा को अनुभाव कहते हैं। स्थायी भाव का जो कारण होता है उसे विभाव कहते हैं। अनुभाव के 4 भेद होते हैं, विभाव के 2 भेद होते हैं। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ दो यहाँ पे पॉइंट दिया हो। ठीक है, तो अगर आपके पास और आंसर होगा तो 2-3 पॉइंट और बढ़ा लेना, क्योंकि 3 नंबर के प्रश्न में आपको कम से कम 4 पॉइंट लिखने हैं। ठीक है, कम से कम 4 पॉइंट। तो 2 प्रश्न ऐसे हैं जिसमें मैंने 2-2 पॉइंट दिया है आपको, तो आप लोग 2 पॉइंट अपनी ओर से पढ़ा लेना। तो इस तरह से इकाई 2 के सारे प्रश्नों का उत्तर मैंने यहाँ पे आपको दे दिया है। ठीक है, तो आप इन सभी प्रश्नों की अच्छे से तैयारी कर लेना।